ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और डेली हेयर के रिलेटेड काफ़ी सारे पेशेंट अटेंड करता हूँ, जिनमें से काफ़ी सारे पेशेंट को सिर्फ हेयर थिनिंग या हेयर फॉल होता है, तो उनके मुझे मेडिकल मैनेजमेंट, पीआरपी, फिजियोथेरापी, लेजर लाइट थेरापी वो सब सजेस्ट करते हैं। कई बार स्ट्रेस के रिलेटेड, डैंड्रफ के रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए अलग से मैनेजमेंट दिए जाते हैं। और मेरा डेली काफ़ी सारा टाइम, लाइक 6-8 घंटे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही जाते हैं। और डेली जब भी कोई एक पेशेंट हम अटेंड करते हैं तो पेशेंट के मन में कुछ क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। जिनका भी हेयर ट्रांसप्लांट रहता है पहला यही क्वेश्चन रहता है, सर आगे कहाँ तक बाल लगाने वाले और कितना डेंस आने वाला है। ओके, कुछ बंदों की एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रहती है, उनको नॉलेज काफ़ी सारी रहती है, तो उनके लिए बहुत ईजी होता है, सर आपको जो चाहिए आप जिसमें मास्टर हो उस हिसाब से करके दो। काफ़ी सारे बंदे ऐसे रहते हैं कि सर मुझे नीचे तक हेयरलाइन चाहिए, मैं बचपन में छोटा था तब मेरे यहाँ तक बाल थे, यहाँ तक बाल थे, यहाँ तक बाल थे, तो उस हिसाब से चाहिए। काफ़ी मैच्योर लोग होते हैं तो वो डायरेक्टली मैच्योर हेयरलाइन मांगते हैं कि भाई फोरहेड बड़ा था तो उसके हिसाब से। तो 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो आपका जो 25 या 26 साल वाला लुक रहता है वो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड करो तो ओवरऑल अच्छा रहता है। फिर भी हर एक के लिए मैटर नहीं करते, किसी का अलग अलग पैटर्न से हेयर फॉल हुआ रहता है। तो ऐसे केसेस में हेयरलाइन की सबसे बेसिक क्या है तो उसके बारे में आपको नॉलेज देना चाहूँगा। एक स्टडी होती है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री एक मेडिकल स्टडी रहती है जिसमें फेस, बॉडी के प्रोपोर्शन और सब मेजरमेंट करते हैं, खास करके ह्यूमंस की। तो उसमें अपने फेस की भी एंथ्रोपोमेट्री होती है। जो फेस को वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक चीन से लेके नोज की टिप, ये वाला एरिया, दूसरा है नोज की टिप से दोनों घुंघरों के बीच वाला एरिया, और तीसरा एरिया यहाँ से ऊपर तक का एरिया। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है फेस। तो एंथ्रोपोमेट्री में ऐसा बोला गया है कि जो आइडियल मेल का फेस है उसके लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। तीनों इक्वी डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है कि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर होना जरूरी नहीं है। और ऑन एन एवरेज ये 2/3 है, बराबर ना, जैसे कि ये 1/3 और ये 1/3, ये 2/3 और ये 1/3, ऐसा रहना चाहिए, वो बेस्ट रहता है। सेकंड हेयरलाइन बनाने का मीन्स आगे की लाइन अगर अच्छे से रिस्टोर करनी है आपको, कौन सी हेयरलाइन सूट करेगी और नेचुरल दिखेगी। क्योंकि ट्रांसप्लांट करना अलग बात है, ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आते हैं तो 2 ही टेंशन होती है, डेंसिटी कैसी आएगी और नेचुरल दिखता है कि नहीं। कम डेंसिटी आई पर नेचुरल दिखता है तो भी अच्छा है, पर अगर ज़्यादा डेंसिटी आई पर नेचुरल नहीं दिखता कोई काम का नहीं। तो वही है कि आपको हेयरलाइन है वो उस हिसाब से एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से आप रखो, ज़्यादा रहता है। आइडियली हम 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे करने को किसी को नहीं बोलते। 7 और 8 सेंटीमीटर की हेयरलाइन आपकी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस और उसके हिसाब से अच्छे से सेट कर सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट टेम्पोरल एंगल्स, ये वाले, उसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है। आप ये अपने आँख का लास्ट पॉइंट है, वहाँ से कान का लास्ट पॉइंट है, उसको पकड़ो, उसको भी आप रूल ऑफ 3 बोलते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट पूरा फुल होना चाहिए, दूसरे में वो शेप आना चाहिए, मैं एक फोटो में भी आपको आइडिया देता हूँ, और तीसरा पार्ट हमेशा अनपिच होना चाहिए ताकि वो एकदम नेचुरल दिखे और वो सबसे बेस्ट रहे। ओके गाइस, इसके अलावा ये जो एंगल्स अंदर जाते हैं, किसी की भी हो, जैसे कि मेरे भी बाल है तो उसमें हेयरलाइन थोड़ी ऊपर ही है क्योंकि मेरा फोरहेड पहले से ही बड़ा है, तो उसके लिए यही रहता है कि ये एंगल्स अंदर रहने चाहिए। टेम्पोरल एंगल्स बोलते हैं, जहाँ पे अपना फेस का एक कर्व आता है, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है, राउंड सरफेस है, तो राउंड में अंदर वो एंड होना चाहिए। काफ़ी पेशेंट बोलते हैं सर राउंड के हिसाब से एलिप्टिकल शेप कर दो, बहुत गंदा दिखता है और नेचुरल दिखता है। वहाँ पे सेम डेंसिटी से बाल डाले जाते हैं, फिर भी आगे आके वो रिफिलिंग और टचअप करने पड़ते हैं, बराबर। 2-3 पेशेंट का हमें करने की ज़रूरत भी पड़ी। तो मैं यही चाहूँगा कि विथ एक्सपीरियंस में इतना बोल सकता हूँ कि आपको जब भी करो तो थोड़ा ऊपर रखना चाहिए एंगल्स, ताकि वो नेचुरल दिखे। फ़ायदा ये भी है आप ऊपर रखोगे, कम ग्राफ्ट्स आगे यूज़ होगे, जो है वहाँ पे डेंस करके लो तो और नेचुरल दिखेगा, तो आपको डेंसिटी में भी टेंशन नहीं रहेगी और ओवरऑल नेचुरल लुक मिलेगा। ओके, तो यही एक बेसिक है जो हमें फॉलो करना चाहिए। आगे यहाँ का पॉइंट जैसे कि 7 सेंटीमीटर रखा है तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, थोड़ा ऊपर आना चाहिए। अब रही बात हेयरलाइन की स्ट्रेट होने की या जिगजैग पैटर्न की, नो डाउट बिगिनर लेवल पे जिगजैग पैटर्न सबसे बेस्ट रहता है। जब भी कोई नया डॉक्टर ट्रांसप्लांट की फील्ड में एंटर होता है तो जिगजैग पैटर्न ही करता है, और ये एक आर्ट है। जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर वो जिगजैग और वो इतना अच्छे से बना के देगा कि एकदम नेचुरल दिखे।
जैसे कि हमारे कुछ केसेस किए हमने, तो उसका आपको जिगजैग दिखाते हैं कि हम कैसे जिगजैग करके दे सकते हैं। हर बार जिगजैग करना ऐसा लगता है कि वो माइक्रो वाले बड़े बड़े जिगजैग बनाना वही इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मिनिमम जिगजैग मींस माइक्रो जिगजैग भी होता है, मैक्रो जिगजैग भी होता है, माइक्रो वाला जिगजैग भी अच्छा ही दिखता है अगर अच्छे से सेट किया जाए, पर उसमें फुल डेंसिटी की जरूरत रहती है। दूसरा, प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ। लाइक पीछे 2-3 वाले ग्राफ्स लगाओ और उसके आगे की ये जो लाइन है 0.5 सेंटीमीटर का एरिया और सिंगल वाले ग्राफ से बनाओ तो बेस्ट प्लान रहता है, और उसमें एक नेचुरल लुक आता है, फिदरिंग बोलते हैं उसको, वो अच्छे से सेट होता है। तो वो एक प्लान है कि आपका कोई भी सर्जन हो तो उसको एक सिंगल वाले ग्राफ्स कुछ अलग रखने चाहिए, और आगे की लाइन हेडलाइन बनाने के टाइम सिंगल वाले ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, डेंसली पैक करना चाहिए। ओके, उसके बाद 2-3 वाले ग्राफ्स, उसके बाद मिक्स वाले ग्राफ्स पीछे तक कवर करके। ओके गाइस, कीप इन टच। आपको कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे अभी, मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें आप क्वेश्चंस डाल दीजिए। नो डाउट हर एक के आंसर देना पूरा फिर लंबा डिस्कशन हो जाता है तो मुश्किल रहता है कि मैं उतना टाइम दे पाऊँ, बट बेटर है कि आप क्वेश्चंस पूछो, उसके आंसर हम एवरी संडे एक लाइव सेशन में मैं आपको रिप्लाई करता जाऊँगा। आई विल नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर